द वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव इज, जो वेलोसिटी है रेडियो वेव्स की ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एज दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेस दैन वेलोसिटी ऑफ लाइट, एग्जैक्टली डबल द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जो हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की जो वेलोसिटी होती है, जो रेडियो वेव्स होती है ये प्रोड्यूस होती है रेडियो ट्रांसमीटर से और रिसीव्ड होती हैं रेडियो रिसीवर के द्वारा। जो रेडियो वेव्स होती हैं ये ट्रैवल करती हैं सिमिलर स्पीड के साथ। किसकी सिमिलर स्पीड? लाइट की सिमिलर स्पीड के साथ। जो वेवलेंथ है रेडियो वेव्स की वो हम यूजली बात करते हैं, डिस्टेंस होता है जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेव फ्रीक्वेंसी के बीच जो आ जाता है, ठीक है। तो इसके हम बात करें, जो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका सही आंसर आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या रहेगा? द वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव इज। तो वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव इज हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एज दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन आर्चिमिडीज थ्योरी। तो जहाँ पे हम बात करते हैं हाइग्रोमीटर, हाइड्रो, सबमरीन या लैक्टो। तो जहाँ पे जो हाइग्रोमीटर है ये इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है ह्यूमिडिटी या अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर और इन साइल। तो ये वर्क करता है इवेपोरेटिंग कूलिंग फिनोमेना पे। तो ये कौन आएगा? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी जितने भी हैं लैक्टो, सबमरीन, हाइड्रो, ये आर्चिमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ए साउंड अपेयर फेंट और लाउड ड्यू टू। साउंड किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे, स्पीड पे, क्वालिटी पे या बोथ ए एंड बी पे। तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है ये क्या हम डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी जो पास करती है पर यूनिट एरिया पे, ठीक है। और किसकी वजह से? इंटेंसिटी ऑफ साउंड की वजह से। जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है इसका यूनिट क्या होता है? वाट बाय मीटर स्क्वायर। तो जो साउंड अपेयर होती है, जब फेंट होती है, जब लाउड होती है, किसकी वजह से? ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। साथ साथ में करते रहें, आपके लिए काफ़ी शानदार और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन जो कंटिन्यूसली आपका चल रहा है। आपके अपकमिंग एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे जेके एसएसबी का हो, एसएससी का हो, वहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की हम बात करें जिसका फार्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। सरफेस टेंशन का क्या फार्मूला हो जाता है हमारे पास? फोर्स बटे में लेंथ। फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन और लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर। जाने कि न्यूटन बाय मीटर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। जाने कि जो क्या करता है हमारे पास, जो टेंडेंसी होती है फ्लूइड की सरफेस पे श्रिंक होने की और उसकी जो मिनिमम एरिया में वो अपने आप को कर देता है, तो वो हमारे पास सरफेस टेंशन हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे सरफेस टेंशन को जो डिस्कवर करा था एग्नेस पोकलेस ने डिस्कवर करा था। ये आपने याद रखना है। रुदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन। इनमें से रुदरफोर्ड एक्सप्लेन ने क्या नहीं एक्सप्लेन किया था? एमिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रिक चार्ज और एटम, पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इसका सही आपने बताना है, इसका रुदरफोर्ड ने क्या डिस्कस नहीं करा था। तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम लाइन स्पेक्ट्रा की हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी शानदार हो जाएगा। और आपने भी इनके क्वेश्चन के आंसर साथ साथ में देने हैं। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। विच अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा? एनर्जी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ पे हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। जो हमारे पास पावर होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क इनटू टाइम के बराबर। जाने कि हम वर्क की बात करें तो वर्क क्या आ जाएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस बटे में टाइम हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास कन्वर्जन है यूनिट के, तो हमें क्या दिए गए हैं? इसका सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारे पास क्या होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो वो किसका बनता जाता है? हमारे पास बैकरेल का बनते जाता है, ठीक है। फोर्स इनटू वेलोसिटी हमारे पास किसका बनते जाता है? जो पावर का बनते जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे पावर ऑप्शन में नहीं हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट
वैकरल हो जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, वैकरल हो जाएगा। ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से अपना क्वेश्चन बना के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द टेक्नोलॉजी। यानी कि जो लॉस ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है, स्टीम इंजन उन पे बेस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, बर्नौलिस थ्योरम पे एरोप्लेन डिपेंड है, न्यूटन्स लॉ पे रॉकेट रिपल्शन डिपेंड है। जो एरोप्लेन है ये बर्नौलिस थ्योरम पे डिपेंड करता है, रॉकेट प्रोपल्शन न्यूटन्स लॉ पे करता है, उसके बाद स्टीम इंजन लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स पे करता है, फोटो सेल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे करता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डैश इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। एमीटर से हम करंट और गैल्वेनोमीटर से भी हम करंट की वैल्यू ही मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर जो हैंस ऑरेस्ट्री ने डिस्कवर करा था 1819 में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा जो हमारे पास, इन एन अनबाइस्ड पीएन जंक्शन। अनबाइस्ड पीएन जंक्शन में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पी इज मोर, पोटेंशियल एट पी इज लेस, पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू एन, पोटेंशियल एट पी इज पॉजिटिव एंड एन इज नेगेटिव। तो ये बताना है आपने इसका क्या हो जाएगा। तो जो हमारे पास इसका ऑप्शन 1 जो P की पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाएगी N से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर आपका होगा। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो क्या स्टेट करता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो मास होता है नाइदर भी क्रिएटेड और नॉर भी डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है, लेबोसियर ने दिया है। लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने, और जर्नल रिलेटिविटी पे आइंस्टाइन पे, और रेडियो एक्टिविटी डिके लॉ रुदरफोर्ड ने दिया हुआ है। प्रीफिक्स फॉर 10 की पावर -21। तो 10 की पावर 21 पे जो प्रीफिक्स है वो क्या हो जाएगा, जैप्टो, ZEPTO, ठीक है। ZEPTO आपने याद रखना है, ठीक है, जैप्टो, ठीक है। तो और भी बड़े सारे होते हैं। तो फेम्टो किसका होता है, FEMTO, 10 की पावर -15 का होता है फेम्टो, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जोटो होता है 10 की पावर 24 का, ठीक है। जोटो किसका होता है, 10 की पावर 24 का आपने याद रखना है। ये कुछ हमारे पास जोक्टो हो जाता है 10 की पावर -24 का, और जोटा होता है 10 की पावर +24 का, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स SI यूनिट वेबर, मैग्नेटिक फील्ड SI यूनिट टेस्ला, मैग्नेटिक इंटेंसिटी SI यूनिट एम्पियर मीटर -1, मैग्नेटिक मूवमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ G। वैल्यू ऑफ G किसने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर करी थी। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश ने, जिन्होंने डिस्कवरी करी थी हाइड्रोजन की, ठीक है। तो उन्होंने ही फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करी थी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू G की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर कॉरस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ। एटॉमिक नंबर किसके नंबर को हम बोलते हैं, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ये आपने याद रखना है। और जो मास होता है किसी एटम का वो क्या होता है, इंटीजर क्लोज टू द न्यूक्लियर मास के बराबर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए बॉय इज स्विमिंग ऑन अ स्विंग इफ अनदर बॉय सिट अलोंग विद हिम विदाउट डिस्टर्बिंग हिज मोशन देन द टाइम पीरियड ऑफ स्विंग विल इंक्रीज, डिक्रीज, डबल, या तो सेम। तो इधर क्या हो जाता है हमारे पास, इधर की बात करें जो टोटल मास है सिस्टम का सेकंड बॉय के बाद वो क्या हो जाएगा, M1 और M2 हो जाएगा। जो मास में इंक्रीज हुआ और उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज करेगा, और जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, और वो क्या हो जाएगा, ओमेगा जहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा। तो जहाँ पे हम बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें जो ऑप्शन नंबर हमारा ए यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। वोलोमीटर इज यूज टू। तो वोलोमीटर किसके लिए हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेज़र करने के लिए। उसके बाद बैरोमीटर एयर प्रेशर के लिए।
उसके बाद जो हमारे पास सेलियोमीटर है, सेलियोमीटर को हम हाइट ऑफ क्लाउड की देखते हैं। उसके बाद डेंसिटी मीटर से हम स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुलन क्लॉथ केप्ट द बॉडी वार्म बिकॉज वूल, जो वूल होती है वो क्या करती है? एब्जॉर्ब हीट, रिजेक्ट हीट, ट्रैप एयर, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। तो वूल का क्या काम हो जाता है? वो करती है एयर को ट्रैप करके रखती है बॉडी में, एयर को बाहर नहीं जाने देती है और जिसकी वजह से बॉडी हमारी क्या होती है? गर्म होती है। और नेफोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है एल्टीट्यूड, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ क्लाउड। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लाउड की बेस पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेफोस्कोप इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन द हीटिंग इफेक्ट इन द कंडक्टर विल बिकम। तो जहाँ पे हम बात करते हैं जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, और हीटिंग इफेक्ट की क्या बात, अगर रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर की हाफ की जाए तो हीटिंग इफेक्ट में क्या आता है? 1/4, हाफ, डबल या 4 टाइम्स। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाफ हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर आपका होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए था। तो अगर इनके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।